नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है प्यूटिन्स स्पेशल ऑफर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर यूक्रेन वॉर। तो भाई पुतिन ने कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन वॉर के बाद स्पेशल कोई ऑफर दिया है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूक्रेन रशिया का साथ इंडिया ने दिया तो यूक्रेन में जितने भी मेजोरिटी स्टूडेंट थे मेडिकल के उनकी स्टडीज़ रोक दी गई। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने उनको एक ऑफर दिया, बहुत बड़ी ऑफर दिया कि आप यहाँ पर आएँ, जितनी स्टडीज़ हुई हैं उससे आगे आप कंटिन्यू करें, हम आपको डिग्री देंगे, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो क्या है, जैसे ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वो वैल्यू नहीं है, ना पाकिस्तान की वो वैल्यू है। इवन अगर हम देखें, जब एक बंदे का हुआ था टर्की में तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लिए आया था गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़। अगर हम देखें तो हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं। क्यों पाकिस्तानीज़ वो ग्रेड नहीं रखते जो कि इंडिया रखते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में एक बड़े अरसे से एक डेमोक्रेसी है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जबकि आप पाकिस्तान का मुवाजना अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया की डेमोक्रेसी पाकिस्तान की निस्बत बहुत मजबूत है। वहाँ पे हुकूमतों का और पॉलिसीज़ का इंडिपेंडेंस के बाद से एक तसलसल हमें देखने में आ रहा है। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट्स तब्दील हो जाती हैं, उसके बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। उसके अलावा होता ही है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं बनती। कुछ कुछ अरसे के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, वो कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसके बाद होता ही है कि फिर से दोबारा से पॉलिसीज़ को तब्दील कर दिया जाता है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बदली आती हैं, उनमें कोई रवानी नहीं है और तबातुल नहीं है। उसके साथ साथ होता ही है कि हमारे यहाँ पे जैसे हमारी पॉलिसीज़, कभी हमारा झुकाव रशिया की जानिब हो जाता है, कभी हमारा झुकाव हो जाता है अमेरिका की जानिब, कभी हम प्रो वार हो जाते हैं, कभी हम हमारी इस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज़ वक्त के साथ से बदल दी जाती है। जबकि आप इंडिया का देखें, वहाँ पे एक तसलसल है जिसकी वजह से उनको बेनिफिट भी होता है और एक उनकी इज़्ज़त भी इसी वजह से, उनके पासपोर्ट की इज़्ज़त भी इसी वजह से। और हमारे जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी इज़्ज़त ना होने की वजह भी यही है कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हम मुल्कों के साथ उस तरह से दोस्ताना ताल्लुकात या अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते जिस तरह से हमारा जो हमसाया मुल्क है वो करता है। आपने यूएसए की बात की, अगर हम देखें तो यूएसए के सारे सैंक्शंस हम पर जारी होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर रखते हैं, मगर इंडिया आगे उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करता, वैल्यू नहीं रखता। उसके आगे यूएसए कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी रिजीम भी इमरान खान की यूएसए की वजह से ही चेंज हुई। हम क्यों उनके गुलाम हैं? 75 साल हमें हुए, 75 साल होने हुए, क्यों खुद मुख्तार कंट्री बन गए और उनकी आज़ाद पॉलिसी है। देखिए, उनकी आज़ाद पॉलिसी इस वजह से है कि उनकी शुरू से ही आज़ाद पॉलिसी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो इब्तदाई है वो हमारी क्लैरिटी नहीं हुई। और जो आप इंडिया से मुवाजना करें तो उनका सबसे बड़ी जो वजह ये है कि उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है। किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे जो अहम जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है उसका, वो उसकी इकॉनमी होती है। उनकी इकॉनमी है जिसकी वजह से वो बार्गेन कर सकते हैं। वो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में वो उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारी इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, हमारी पॉलिसी वाजिया नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकॉनमी शुरू से ही मजबूत रही है। हमारी इकॉनमी मजबूत नहीं रही है। एक टाइम था जब आपकी इकॉनमी ज्यादा हमसे मजबूत थी, आपका रुपया हमसे ज्यादा मजबूत था, आपके यहाँ एफडीआई ज्यादा थी। एक वक्त था ऐसा। और मुझे याद है कि 90-91 का वो दौर था जब हम बड़े संकट में पड़ गए थे। हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, कहते हैं कुछ बेचना पड़ा। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान के पास ये नौबत नहीं आई, लेकिन हमने ऐसा किया। उसके बाद हमने 90 के बाद हमने रिफॉर्म्स किए। 90-91 के बाद बड़े जबरदस्त रिफॉर्म्स हुए, इस देश ने किए, पॉलिसीज बदली गई, रिफॉर्म्स किए गए। और उसका नतीजा यह है कि आप 10 साल उधर देखो और 32 साल इधर देखो, 22 साल, 32 साल में हमने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ऐसा बदला कि आज भारत नाम का देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। सिर्फ 32 साल हुए हैं जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। तो इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं इस देश के लोगों की लगन, इच्छा शक्ति, मेहनत। आपकी तरह आलसी होकर नहीं बैठे हम, आपकी तरह सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठे हम, आपकी तरह सिर्फ आसानी से डॉलर्स मिल जाए इसके लिए हम वो कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि जैसे हालात के मुताबिक हम बदलते चलेगा पॉलिसी, तो ऐसा काम गिरगिट करता है, कमीलियन। क्यों? जैसा रंग देखता है ना, जैसा माहौल देखता है, उसी रंग की तरह हो जाता है। तो आप लोग गिरगिट की तरह हो, रंग बदले आपने, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। हम डटे रहे। और आज इसीलिए है तो रशिया और हमारी दोस्ती इसीलिए इतनी अच्छी है, या दूसरे देशों से हमारे संबंध इसीलिए अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि हम अपना फायदा देखकर बदल नहीं जाते हैं। भले हमारा नुकसान होगा, लेकिन हम अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। भले हमारा कितना भी बड़ा घाटा हो जाए, लेकिन हम वो काम करेंगे जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। तो ये फर्क है। और उसके लिए ना मादा चाहिए होता है। पाकिस्तान में नहीं है वो मादा।
आप लोग कहते रहिए, कहने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स दिखने चाहिए। आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, आपको लोग किस नजर से देखते हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग में दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया इस जंग ने। वैसे लड़ाई ये रूस और यूक्रेन की नहीं है, यूक्रेन तो बस मैदान जंग बना हुआ है। असल लड़ाई जो है वो रूस की, वो नाटो से है। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स को और बेहतर समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया को जरूर सुने। इससे आपको पता चलेगा कि कोल्ड वॉर के दौरान जब नाटो बनाया गया तो उस वक्त से लेकर और अभी तक रूस के बीच और नाटो के बीच जो संबंध है वो इतने खराब क्यों रहे और इसका पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ा है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑडियो बुक सुनने को मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं आपको क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं होती, साथ ही ये आपका काफी सारा टाइम भी बचाती हैं। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को जरूर सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आप कुछ नया सीख सके। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको हिंदी और अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बेहद खास ऑफर है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की साल भर की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी सिर्फ 199 रुपीज में। लेकिन यह ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का जल्दी से फायदा उठाइए। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि यूएसए की हम गुलामी में क्यों है, यूएसए क्योंकि हमने इतना उन पे अपने आप को डिपेंड कर लिया है उन पे। दूसरा आपने कहा सेक्शन क्यों हमारे पे लगती है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है अपने जो हमारे हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे भी बनता है, जो हमारे रियासत के अहदेदारान हैं उनसे भी बनता है कि इसकी क्या वजह है कि जब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने तकरीबन 70 से 80 हज़ार अपने जो लोग हैं वो शहीद हुए वॉर एंड टेरर में, हमने अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया, हमारी इकोनॉमी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड्स तबाह और बर्बाद हो गए, उसके बावजूद भी सेक्शन हम पे क्यों। तो हमारा ये सवाल, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अवाम में इतनी रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ अमेरिका के खिलाफ, यहाँ पे नफरत पाई जा रही है। उसकी मेन वजह ये है कि जब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लोगों का खून बहा है, ट्राइबल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनकी फैमिलीज तबाह, घर तबाह, सारा कुछ तबाह हो गया। उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि हमें कोई फेवर तो क्या, हमें उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, उसको बल्कि डिसएग्री अभी तक हमें कहा जाता है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। तो ये एक सोचने की बात है और हमारा एहतजाज भी इसी चीज़ पे है। चीज़ को किस तरह से कंसीडर करते हो कि IMF से हम हर बार कर्जा लेते हैं, USA से हम कर्जा लेते हैं, चाइना से लेते हैं, UAE से लेते हैं, मतलब हर तरफ हमारा जो है सिर्फ ध्यान है लेने की तरफ, देने की तरफ नहीं। हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। मेड इन पाकिस्तान हमें कहीं नहीं नज़र आता। अगर हम बरक्स इंडिया की बात करें तो वही बोला गया जो कि पहले लेता था कर्ज, अब वो देता है। IMF इतनी बड़ी मार्केट जिसने इंडिया की रिक्वेस्ट की कि आप वीट खोल दो क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करनी है, चाहिए हमें, मतलब एक IMF जिसके हम तरले कर है वो इंडिया के कर है। किस तरह देखते हो इस चीज़ को? आप इस तरह से देखें, अगर आप इब्तदा देखें तो इब्तदा हमारी अच्छी हुई थी। अगर आप शुरू में देखें, हमने बहुत सारे कंट्रीज़ है, इवन जापान को, चाइना को हमने कर्जे दिए थे, आज हम उनसे ले रहे हैं। उसकी रीज़न किसी भी मुल्क के लिए, मैंने कहा कि जो सबसे एक जापान को, चाइना को पाकिस्तान ने कर्जा दिया, मुझे तो याद नहीं आ रहा है भाई। अगर किसी को याद आ रहा हो या कहीं कोई खबर ऐसी छपी हो या कभी कोई ऐसा हुआ हो इतिहास में, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है मुझे पता ना हो, आप लोग जरा मेरा ज्ञान वर्धन करेंगे, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कभी। खैर हो सकता है, मे बी। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होती है इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, उसकी भी रीज़न ये है कि हमारी यहाँ पे हुकूमतों में तवातुल नहीं रहा। अगर आप देख लेंगे, भुट्टो साहब आए, उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दी, उसकी वजह से आज तक जो हम वो एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जाने से अपना एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं कर सके। जब ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। और दूसरी हमारे यहाँ पर आप देख लेंगे, फिर मैं कहूँगा कि 10 साल जो है वो मुशर्रफ का एक दौर रहा, उसमें जो है वो प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं किया। जब लोड शेडिंग हुई और फिर जो हमने प्रोडक्शन बजाय हार्डल की बजाय हम चले गए उस पर ऑयल पे चले गए, बाकी रिसोर्सेज चले गए, हमारी प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई। उसकी वजह क्या हुई कि हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट कर दी। उनकी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई और हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि वो हमारी लोकल मार्केट्स में बिल्कुल एक वायरस की तरह फैल गए। जब वो वायरस की तरह फैल गए, हमारी जो है वो हमारी इम्पोर्ट पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा हो गया। किसी मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इस सूरत में क्रिएट होता है कि हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और हमारी इंपोर्ट बढ़ जाए। और अगर आप हमारा शुरू से देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट मज़ीद बढ़ती जा रही है। उसमें ये है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कम करें, अपने पावर्स पे, सोर्सेज पे ध्यान दें, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स
बढ़ेंगे। अभी वो पिछले जो 3.5 साल रहे हैं उसमें कम हुए थे, और इवन कोविड में और कोविड के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रही थी। फिर हुआ ये कि एकदम से आपके सामने जैसे कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अगर आप आज के सिनेरियो में देखें, आज जो हमारा सबसे जो मेन एक टेक्सटाइल सेक्टर है वो तनज़ली का शिकार हो रहा है, एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो रही, प्रोडक्शन कम हो रही है। और फिर हम अगर आज आप देखें हमारे पास फिर जो हम हमेशा की तरह कहते हैं हम एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं, हमारे पास 1-2 महीने के कहते हैं कि रिजर्व रह गए हैं, और फिर हम दोबारा इंडिया के रिजर्व देखें तो इतने ज़्यादा ही, वरना अगर हम बात करें तो यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और हम पहले 10 डेवलप मुल्कों में भी नहीं आते। क्या लग अच्छा, जब बात रिजर्व की हुई है तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों के लिए मतलब ज्ञानवर्धन हो जाएगा, डेटा उनको कुछ याद हो जाएगा। जहां तक मुझे याद है कि ताज़ा जो डेटा आया है वो शायद 6-7 बिलियन डॉलर का है आपके पास, जो फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, और इंडिया के पास 500-550 बिलियन डॉलर के आसपास है। थोड़ा हमारा भी कम हुआ है, 600 के पार था, लेकिन 500-550 बिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ है, क्योंकि डॉलर के रेट बढ़े हैं, कुछ ये हुआ वो, तो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ये फर्क आप देख रहे हो, कहां 6-7 बिलियन और कहां 500 बिलियन प्लस। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा होगा और इंडिया के लिए कैसा होगा, जैसे डे बाय डे वो ग्रो और डेवलप कर रहा है? लेकिन ये अगर हम मुवाजना करें फिर अपने इंडिया के साथ, तो वो तो उसमें फिर मैं कहूँगा कि उसमें तवातुर आपको नज़र आ रहा है। वो अगर आप पिछले 10 साल से भी देखें वो आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। उनको जो एक ब्रांड इंडिया का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखें वो आगे कदम ब कदम आगे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद उभरी थी कि इसकी डायरेक्शन ठीक हो रही है, हमारी कुछ सेक्टर्स पे जैसे आप देखें इंडस्ट्रियल एक रिवाइवल स्टार्ट हो रहा है। फैसलाबाद में, लाहौर में खबरें आ रही थी कि जो है मज़दूरों को जो है वो लोग कम बढ़ गए हैं, काम ज़्यादा है, तो एक रिवाइवल हमें नज़र आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर देखना पड़ा कि फिर हम दोबारा उस लूप में दोबारा जा चुके हुए हैं। अब कुछ कहा तो नहीं जा सकते, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि फिर इससे एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो अवाम का सोचे, बेहतरी की तरफ जाए, और हमें एक टाइम लगे। हम इंडिया को भी तो बीट नहीं कर सकते, हमें कम से कम 15 से 20 साल की एक तवातुल, एक मतलब कि होमोजीनियस पॉलिसीज़ के साथ चाहे, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर जाके हम कोई अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी की इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि वो ये है कि इंटरनेशनली ना उनका क्या स्कोप देखते हैं लोग, कि इंटरनेशनली क्या स्कोप। अब इंडिया को अगर हम देखें ना इस लिहाज से, तो मेजर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिस तरह ट्विटर, गूगल वगैरह, इनके आजकल CEO जैसे इंडियन CEO, अब UK का प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन बन चुका है। अब इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है उनका वो बहुत हाई लेवल का। हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तब उनका इतना हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम है, हाई पोस्ट पे उनके डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं। इस वजह से अब रशिया बेनिफिट देख रहा है, उसे बेनिफिट नज़र आ रहा है और वो उसे सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में नहीं बेनिफिट नज़र आता, ना उसके वीज़े की कोई एज सच वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो अगर यहाँ तो कॉम्पिटेंट लोग बैठे हों हमारे ऊपर, जो कि नहीं है, तो कॉम्पिटेंट लोग बैठे हों हाई लेवल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करें, हमारी वैल्यू बेटर हो, हमारी ओवरऑल मतलब इंटरनेशनली हमारा स्कोप बेटर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से मेरा पर्सनल व्यू यही है कि इस वजह से इंडिया को सपोर्ट दे रहा है रशिया, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है बेनिफिट। और स्टडीज़ कर रहे हो आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ जी। तो मेडिकल में कितनी देर रह गई है? मेरा 3rd ईयर एंड होने वाला। लास्ट होने वाला है। आपको लगता है कि इस मतलब फील्ड में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए? मैक्सिमम आपको मैं ये बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज में भी, उन्हें भी जो अपना मेजर उन्होंने प्लान रखा हुआ है वो बाहर का ही है, UK, अमेरिका। क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं, उन्हें भी नज़र, सबको पता है, इसकी जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई इतना नहीं है, स्कोप है ही नहीं इस चीज़ का, इतनी मेहनत करके भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, डे बाय डे जितने भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बड़े पढ़े लिखे जो तबका है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर चले जाते हैं। क्या आप लोग को लगता है आने वाला टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नज़र आ रहा है? जैसे कि डे बाय डे हर कोई बाहर की डिग्री को प्रेफरेंस दे रहा है, बाहर जॉब करना प्रेफरेंस दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करेगा। तो फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन देख लें, क्या सिविल वॉर तक उतर रहे हैं, इतनी डिटोरिएट हो चुकी है सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो एजुकेशन जिस प्रोसीड कर रहा है, हाई लेवल एजुकेशन जो अचीव करना चाहता है, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान में रहे। ये इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है? हम देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरी है, मतलब नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है मुसलमानों के लिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरी है। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं उनके बारे में? मतलब हमने तो ये हमारा है ना, चलें जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर वो अपने उनके मुल्क के लिए देखें ना, जिधर तक पढ़ाई
जहाँ तक पढ़ाई के तो मैटर करती है, तो जो की पॉइंट्स हैं ना उनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। जो भी हो, जिस तरह की भी स्टेट हो, जैसे भी पॉलिटिक्स रिलीजियस वगैरह मैटर्स देखे जाएँ, चलो उसमें ऑब्वियसली नज़र आ रहा है इतना नहीं है, लेकिन जो की एरियाज़ हैं ना स्पेसिफिक, जैसे एजुकेशन है, उसमें वो प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉपर एलोकेशन करते हैं बजट की, और वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, और आईएमएफ की प्रिडिक्शन है कि 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कंसीडर किया जाएगा आने वाले 10 सालों में। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जैसे वो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान किसी भी बड़ी जो कंट्री है, डेवलप कंट्री, उनमें कंसीडर किया जाएगा, जैसे आज भी पहली 10 डेवलप कंट्री में पाकिस्तान का नाम नहीं आता। अब मैं इसका यही कह सकता हूँ कि मतलब हर चीज़ तो आप पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर कॉम्पिटेंट पीपल बैठे हो ना पोजीशंस पे, सही पोजीशंस पे, तो वही आगे बेटर ला सकते हैं। अब लाइक आपने MNAs MPA चूज़ करने, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैट्रिक, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से अगर कॉम्पिटेंट पीपल आएंगे ना पोस्ट पे, सही पोस्ट पे, तो उन्हें आइडिया होगा कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह सिस्टम को ऊपर लेके आना है, कैसे इम्प्रूव करना है। जब ये काम होंगे तो फिर फाइनली हमारा चांस है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना। आखिरी छोटा सा सवाल ये है कि इंडियन यूथ का फ्यूचर कैसा देख रहे हो? इंडियन यूथ का फ्यूचर एज सच करियर वाइज ब्राइट है, करियर वाइज वाकई ब्राइट है, क्योंकि उनके जो अडल्ट्स हैं वो हर चीज़ को भी हर जगह बैठे हुए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई सोचने वाली ज़रूरत भी है कि फ्यूचर किस तरह होगा, क्योंकि वाकई फ्यूचर ब्राइट है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और कई बातें, अच्छी बातें कहीं। जो आखिर वाले भाई थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बातें कहीं, अच्छी बातें कहीं कि देखिए कंपैरिजन है नहीं, आप चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं दोगे। 75 साल में दिया नहीं गया ध्यान पाकिस्तान में। रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि हर तरफ ध्यान दिया। उसने स्पेस साइंस पर भी ध्यान दिया। अब दुनिया मजाक उड़ाती रही, लेकिन स्पेस साइंस पर ध्यान दिया। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारी जो एजेंसी है इसरो, वो पैसे कमा रही है। हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। तो ये तकनीक की वजह से हुआ, हमारे हार्डवर्क की वजह से हुआ। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाखों गाड़ियां हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी जो ऑटो कंपनियां हैं वो हमारे यहां है, वो मेड इन इंडिया बना रही है, और यहां से चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं दुनिया के कई देशों में। हमने इंफ्रा पर जोर दिया है। पिछले 8-10 सालों में हमने जबरदस्त अपना इंफ्रा डेवलप किया है, हजारों करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो जब हम इंफ्रा को डेवलप करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब रोजगार मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो लोग खुश होंगे, लोगों की कमाई बढ़ेगी। चौथी चीज, हमने एजुकेशन की पॉलिसीज में काफी सारे बदलाव किए। हम लगातार चीजें बदलते रहते हैं, हम वक्त के साथ चलते हैं। हम आने वाली चीज को भांप लेते हैं कि क्या आगे 15-20 साल में जो चीज बूम करने वाली है, हम उसको अभी से पकड़ लेते हैं। जैसे हमने सेमीकंडक्टर पकड़ लिया है अभी। आने वाले 5-7 साल, 10 साल में आप देखिएगा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का बिजनेस जो है वो इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनीज इंडिया से होने वाला है। तो इसमें भी रोजगार मिलेगा, कमाई बढ़ेगी लोगों की, हम नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। और रही बात आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने अभी कहा था कि भाई इतनी सारी मुश्किलें आई, पैंडेमिक आया, उसके बाद भी इंडिया ने ग्रो किया। उसके बाद भी इंडिया की ग्रोथ रेट हैरान करने वाली है, सबसे ज्यादा है। आपको पता है ना, चाइना, अमेरिका सबसे ज्यादा है हमारी ग्रोथ रेट। तो ये इसलिए नहीं है कि फर्जी डेटा है या किसी ने कह दिया तो हो गया। ये ग्राउंड पर किए गए कामों की वजह से चीज दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, रोजगार की कमी है, बहुत सारी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ी है। आप लोग कहते हो बड़ी मार्केट है, लेकिन उस हिसाब से देखो आदमी भी तो ज्यादा है। उनको खिलाने के लिए, उनको चलने के लिए सड़कें, रेलवे, बसें, ये सब चीजें भी तो देनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, उसमें खर्च होगा ना। तो छोटे लोग रहते, परिवार मतलब छोटा होता, तो हमारा खर्च भी कम होता। हम कमाते ज्यादा, खर्च कम होता। अभी क्या हो रहा है कि कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, फिर भी हम कर रहे हैं।
तो इंडिया की डेवलपमेंट का राज यही है कि आप लोग सच्चाई को स्वीकारते नहीं हो। आप लोग अभी भी ये मानते हो कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खासकर मुसलमानों के लिए, क्योंकि आप मुसलमानों को भी अपना भाई मानते हो, बाकियों को तो मानते नहीं हो, उन पर जुल्म किया जाता है। अगर हम जुल्म करते, ये बात वाकई सही है कि अगर हम जुल्म करते तो वो भी डेवलपमेंट में हमारे साथ शामिल नहीं होते। उनकी वजह से भी हम डेवलप हो रहे हैं, इस डेवलपमेंट में उनका भी योगदान है। और ये बात हमारे देश का मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ, 1-8% लोग हैं जो इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर तरफ है, हर जगह मिल जाएंगे। एक घर में एक जैसे लोग नहीं होते यार। तो थोड़ी बड़ी लड़ाई, विवाद, संघर्ष, ये तो चलता रहता है, घर में चलता रहता है। फिर तो ये देश है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, तो ये होता रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो बिग पिक्चर है, जो बड़ा कैनवस है, वो कैनवस है कि हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं और साथ में इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए, ऑडियो बुक हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया, इसे जरूर सुनिए। और हां, मेरा जो कोड है DDR50 का, इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।